सो हेलो एवरीवन। और तीसरे हफ्ते का हम लोग जो मेंस का टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। और ये जो क्वेश्चन कल दिया था आप लोगों से सेडिशन लॉ के ऊपर, उसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे लिखना था वो भी समझ में आ जाएगा इसी में। थोड़ा सा गला खराब है तो आवाज़ को बियर कीजिएगा। सो क्वेश्चन जो था वो ये था कि क्रिटिकली एग्जामिन द सेडिशन लॉ, जो सेक्शन 124 या आईपीसी का था, इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। Also explain the current position under section 152 of BNS। और ये क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये आर्टिकल है जो कहता है कि 152 सेक्शन जो है बीएनएस का, जिसने एक्चुअली में सेक्शन 124 आईपीसी को रिप्लेस किया, यानी सेडिशन को रिप्लेस किया, एक प्रॉक्सी सेडिशन का नहीं बनना चाहिए, यानी कि डिफैक्टो के फॉर्म में इसको आप नहीं बनाइए। ये अगर सेडिशन को आपने हटाया है तो इसका एक सेक्शन 152 के फॉर्म में मॉर्फ करते हुए या उसके आप कह सकते हो उसके लाइट में आप सेडिशन जैसा चीज को कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं करें। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल में एक केस का जिक्र है जिसका नाम है राजस्थान हाईकोर्ट का एक केस है तजिंदर पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो पिछले साल में फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 124 ये हट चुका है और इसके मतलब गार्ब में आप सेक्शन 152 के थ्रू ऐसे चार्जेस नहीं लगा सकते जो कि अनरियलिस्टिक फॉर्म में या अनरीजनेबली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि सेक्शन 152 का जो डेफिनेशन है, हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन के थ्रू ना एक एक पॉइंट को देख लेंगे और इस आर्टिकल में जो भी चीजें हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड करके मैंने एक आंसर लिखा रखा है, उसी को दिखा देंगे हम आपको कैसे हमने इसको यूज किया है। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, तो सेक्शन 124 ए के डेफिनेशन से। तो आईपीसी का सेक्शन 124 ए कहता था कि जो कोई भी वर्ड मतलब जो शब्द है, या तो बोल के, लिख के, साइन से, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या किसी भी तरह से अगर लेकर आता है या लाने की कोशिश भी करता है, क्या तीन चीजें, हेट्रेड, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट जो कानून के द्वारा इंडिया में स्टैब्लिश की गई है उनके द्वारा, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो दो तरह के जेल टर्म अनाउंस यहाँ पे हो सकती है, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 3 साल तक का जेल, या फिर जिसके साथ फाइन भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है। और इसके जो इस प्रोविजन के जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आप देखेंगे उसमें तो आपको क्या समझ में आएगा कि इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेकेंड एक्सप्लेनेशन जो है वो कहता है कि comments expressing disapprobation of the measures of government with view to obtain their alteration by lawful means, बिना hatred, contempt या disaffection किए या एक्साइट किए वो सेडिशन नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आपने कुछ कमेंट किया है, कुछ बोला है सरकार की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए और इस एम से कि आप पीसफुल तरीके से, लॉफुल तरीके से सरकार से ये डिसीजन चेंज करवा ले, और आपने उस दौरान कोई भी हेटेड, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन ना लाने की कोशिश की है ना आपने लाया है, तो ये आप सेडिशन नहीं माना जाएगा। सिमिलरली अगर कोई कमेंट आपने किसी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या कोई ऑर्डर को लेकर किया है बिना अगेन कोई हेटेड, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन को एक्साइट किए हुए, तो भी आपके लिए ये चीज समझना है कि आपको ये सेडिशन लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर रखा गया था। लेकिन सेडिशन लॉ लाया गया था आईपीसी 1860 में आया था, सेडिशन जो है सेक्शन 124 है 1870 में, और मेन पर्पस इसका था टू कर्ब द फ्रीडम या नेशनल स्ट्रगल। तो ये ब्रिटिशर्स जब लाए थे तो समझ में आता है कि वो फ्रीडम स्ट्रगल कर्ब करना चाहते हैं। और अगर अभी भी हम लोग देखिए तो इतने समय तक सेडिशन रहा तो उसके और आर्गुमेंट्स क्या क्या थे उसके फेवर में। तो सबसे पहला कि कहीं ना कहीं इस कानून से देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट होगी, क्योंकि आप एंटी नेशनल एलिमेंट्स की तरह काम करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। दूसरा, सरकार की स्टेबिलिटी, तो सरकार की स्टेबिलिटी इससे इंश्योर होगी क्योंकि आप अनलॉफुल मीन से ओवरथ्रो नहीं करेंगे गवर्नमेंट को जो स्टैब्लिश हुई है कानून के द्वारा, तो उसकी स्टेबिलिटी। तीसरा, पब्लिक ऑर्डर, तो ऐसे केसेस के डर से डिटरेंस क्रिएट होगा और लोग कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। और चौथा कि ऑलरेडी लेजिस्लेचर और जुडिशियरी
के पास पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है लोगों को। तो तीसरा ऑर्गन एग्जीक्यूटिव को ये पावर कौन दे रहा था? सेडिशन लॉ। ठीक है ना, तो ये 4 ग्राउंड्स पे इसको जस्टिफाइड माना जाता है। लेकिन हमारे देश में जब फंडामेंटल राइट जैसी चीजें दी गई, उसके बाद इस कानून की रेलेवेंसी बहुत खत्म हो जाती है। और अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स अगर आप देखोगे तो सबसे पहला तो 19(1) है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये अनरीजनेबल वायलेशन है, क्योंकि दायरा जो है आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो इससे। दूसरा, वेगली वर्डेड है। वेगली वर्डेड मतलब इसका पर्पस या वर्ड्स क्लियर नहीं है। जैसे कि अब आपने हेट्रेड लाया, कंटेम्प्ट दिखाया तो समझ में आता है, बट एक्साइट्स या अटेम्प्ट्स, ये दो वर्ड जो है बहुत सब्जेक्टिव है, और इसका मिसयूज किया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो उनकी जो डिसेंट थी उनका क्रिटिसिज्म को क्या किया सके, कर्ब किया सके। तो केस फाइल करा दिया जाता था, अरेस्ट हो जाते थे, डिसेंट कम हो गया, खत्म हो गया। तीसरा आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट है कि ये कॉलोनियल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये कॉलोनियल एरा का लॉ है। और दूसरा कि जिस कंट्री ने इसको लाया था वो भी अपने यहाँ से, यानी ब्रिटेन ने भी इसको अपने यहाँ से हटा दिया ऑलरेडी 2010, तो हम लोग क्यों कंटिन्यू करें। और चौथा कि जिस पर्पस के लिए आपने इसको बोला कि रखते हैं, पब्लिक ऑर्डर है, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी है, तो वैसे चीजों को टैकल करने के लिए भी हैव ऑल्टरनेटिव लॉज लाइक यूएपीए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, तो क्यों अलग से कानून रखना कॉलोनियल एरा का। तो इस कारण से भी इसको हटा देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। तो सबसे लैंडमार्क जो केस है सेडिशन का वो है केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना है, लेकिन इसके प्रोविजन को रीड डाउन कर दिया, यानी नैरो डाउन कर दिया। नैरो डाउन कर दिया का मतलब क्या हुआ कि कोर्ट ने इसके स्कोप को कम करते हुए कहा कि केवल वही एक्ट्स को पनिशेबल माना जाएगा जिन एक्ट्स का इंटेंशन क्लियरली था कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टॉर्ट किया जाए। ठीक है, और डिफरेंशिएशन किया कि राजद्रोह और देशद्रोह में अंतर है। दूसरा कि अगर कोई पॉलिसी क्रिटिसिज्म होता है, इट कैन नेवर अमाउंट टू सेडिशन, और कहा कोर्ट ने इसीलिए कि आप स्टूडेंट्स, आप सोशल एक्टिविस्ट, आप जो कार्टून बनाते हैं न्यूज़पेपर में, कार्टूनिस्ट, इनके ऊपर सेडिशन चार्जेस रेज नहीं कर सकते। तो इसका स्कोप कम किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए। बलवंत सिंह वर्सेस पंजाब में कोर्ट ने कहा कि केवल अगर किसी ने स्लोगन रेज किया है सरकार के अगेंस्ट, किसी पॉलिसी या सरकार के किसी एक्शन के अगेंस्ट, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक डिसऑर्डर, कैन नेवर अमाउंट टू सेडिशन। ठीक है, और 2022 का जो जजमेंट आप देखोगे तो दोबारा से इसका रीजन क्या था, क्योंकि आप देखो यहाँ पे नीचे एक डेटा दिया हुआ है, कल के पेपर में आया था कि 548 लोग जो 2015 से 20 के बीच में अरेस्ट हुए थे सेडिशन के लिए, उसमें केवल 12, कितने, ओनली 12 वेयर कन्विक्टेड। ये एनसीआरबी का डेटा है। तो 548 में मात्र 12 लोग, यू कांट इवन इमेजिन द परसेंटेज ऑफ कन्विक्शन। तो इसीलिए 2022 में 21 में एक पिटीशन फाइल हुआ था, उसके बाद 22 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया और कहा कि कोई नया केस अब रजिस्टर नहीं होगा, जो पेंडिंग ट्रायल्स है वो रोक दिए जाएंगे जब तक सेंटर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर देता, क्योंकि बहुत मिसयूज हो रहा है। और उसके बाद सरकार ने क्या किया, लॉ कमीशन जो उस समय की थी, यानी 22वीं लॉ कमीशन, उसको कहा कि आप सेडिशन के ऊपर बताओ कि क्या करना चाहिए सेडिशन लॉ के लिए। तो 2022 में ही बोला उनको, पर 23 में उसने रिपोर्ट सबमिट किया अप्रैल में, और लॉ कमीशन ने पहला चीज तो कहा कि सेडिशन लॉ को रखिए, रिटेन कीजिए, लेकिन कुछ प्रोविजंस इसमें बोला, सजेस्ट किया ऐड करने को। सबसे पहला प्रोसीजरल सेफगार्ड, कि अब एफआईआर केवल तभी रजिस्टर होगा जब कम से कम एक इंस्पेक्टर रैंक, कम से कम एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, और उस इंक्वायरी के रिपोर्ट के बेसिस पे परमिशन लेना पड़ेगा यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट से, जो ऑफिसर रिपोर्ट बनाकर देगा उसके बेसिस पे। तो ये दो सेफगार्ड की बात हुई। एक और सेफगार्ड क्या हुआ, ये प्रोविजन में एक चीज स्पेसिफाई कर देना होगा कि जो भी इंसान जिसका टेंडेंसी रहा है वायलेंस या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने का, उसको पनिशमेंट जरूर मिले। तो ये एक चीज है। लेकिन एक चीज कॉन्ट्ररी साइड में क्या रिकमेंड किया गया
जो जेल टर्म है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 3 साल था, उस 3 को हटाकर इसने कहा कि 7 साल तक का जेल इंक्लूड किया। ये लॉ कमीशन ने सजेशन दिया। अब आप जानते हो कि आईपीसी को रिप्लेस किया किसने? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। और बीएनएस के अंदर क्या देखने को आपको मिलेगा कि सेक्शन 152 में सिमिलर प्रोविजन रखा गया, लेकिन सेडिशन को हटा दिया गया। तो सेडिशन लॉ हैज बीन डिसकंटिन्यूड अंडर बीएनएस। और अब जो एक्ट है वो गवर्नमेंट जो लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश था उसके खिलाफ नहीं, इट इज अगेंस्ट द स्टेट। यानी कि अब ये लॉ ऑफेंस किसके अगेंस्ट डिफाइन हो रहा है? स्टेट के अगेंस्ट, यानी कि देश के अगेंस्ट। So any act endangering sovereignty, unity and integrity by words knowingly, purposely, either spoken or written, by sign or by visible representation, by electronic communication, financial mean, किसी भी तरह से excites या attempts to excite, क्या क्या? Secession, armed rebellion, subversive activity, या encourage करता हो क्या? Feeling of separatist activity, सोवरेनिटी को इंडेंजर करे, यूनिटी इंटीग्रिटी को इंडेंजर करे, या इनमें से किसी भी तरह के एक्ट्स में इंडल्ज हो या खुद कमिट करे ऐसे एक्ट, तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल तक के लिए जेल के लिए पनिशेबल होगा या फिर फाइन के साथ। और यहाँ भी कहा गया कि अगर कोई कमेंट है जो कि सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या कोई ऑर्डर को क्रिटिसाइज करने के लिए था और इस एम से कि वो लॉफुल मीन से चेंज हो सके, उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे जो स्कोप है थोड़ा वाइडर रखा गया है, बट ये ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट है, यानी सरकार के अगेंस्ट नहीं। लेकिन इस सेक्शन में भी कुछ वर्ड्स आप देखो, नोइंगली, पर्पसली। अब ये वर्ड्स बहुत सब्जेक्टिव हो जाते हैं। पर्पसली फिर भी समझ में आ रहा, बट नोइंगली, सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज से आदमी अवेयर है, तो इस कारण से एक प्रॉब्लम है। और क्या इसमें समस्या है आपको देखने को मिलेगा कि जैसे हम लोग के तजिंदर पाल सिंह केस में भी यही हुआ कि किसी ने खालिस्तान को लेकर एक पोस्ट था फेसबुक पे, उसको शेयर कर दिया, तो नोइंगली तो हो जाएगा, यहाँ पे केस चला सकते हैं, उस पर फाइल भी हुआ, बट कोर्ट ने एफआईआर को कर दिया। दूसरा कि कौन सी एक्टिविटी सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंडेंजर करेगी, ये डिफाइन नहीं है, मतलब सब्जेक्टिविटी रखा गया, तो इससे क्या होगा? मिस इंटरप्रिटेशन का स्कोप छूट रहा है। और तीसरा कि द पर्सनल लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड as there is lack of statutory requirement to establish the causal relation and its actual consequence। मतलब कि आपने जो भी एक्सप्रेशन दिया और क्या उसके कारण ही कॉन्सिक्वेंस निकल कर आया, इसके बीच कोई स्टैट्यूटरी मतलब सेफगार्ड नहीं दिया गया कि इस रिलेशन जो है, ये कॉज इफेक्ट वाला पार्ट स्टैब्लिश हो सके। हो सकता है कि आपने जो स्पीच दिया, आपने कुछ पोस्ट किया, आपने कुछ शेयर किया, तो इसका कनेक्शन उस कॉन्सिक्वेंस से ना होता, लेकिन ये स्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं दिख रहा। और यही केस तजिंदर पाल सिंह में आपको देखने को मिलेगा। तो उनको चार्ज किया गया था सेक्शन 152 और 97 के अंदर, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पे एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पे अमृतपाल सिंह के सपोर्ट में, सिंपैथी में एक वीडियो था। तो कोर्ट ने कहा इस केस में कि देयर मस्ट बी, इन ऑर्डर टू इन्वोक 152, देयर मस्ट बी एन इमिनेंट कनेक्शन बिटवीन द स्पीच एंड द लाइकलीहुड ऑफ रिबेलियन। तो ये प्रोविजन एक नेशनल सिक्योरिटी के शील्ड की तरह होना चाहिए, ना कि एज अ स्वॉर्ड अगेंस्ट डिसेंट। ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और सेक्शन 197 जहां पे हम लोग बात करेंगे समथिंग लाइक हेट स्पीच की जब बात हो रही है, तो वो कह रहा है कि कोर्ट क्लैरिफाइड दैट क्रिटिकल एक्सप्रेशन विदाउट इंसाइटमेंट टू वायलेंस और हेट्रेड डज नॉट फॉल अंडर इट्स स्कोप। तो दोनों केस हटते हुए कोर्ट ने कहा कि इस केस में भले ये कहीं ना कहीं जो, अगर आप देखोगे ये वीडियो जो था क्वेश्चन में, कि जो लैंग्वेज यूज था वो ऑफेंसिव जरूर था, बट देयर वाज नो मैलिशियस इंटेंट फ्रॉम द स्पीकर, ठीक है। और इस कारण से ये रिबेलियन या सेपरेटिस्ट मूवमेंट इंसाइट नहीं कर सकता, और इसीलिए इन्होंने एफआईआर को क्या कर दिया? क्वैश कर दिया। तो व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड कि ऐसे फिर कोई केसेस ना हो। तो जैसे राजस्थान हाईकोर्ट ने इस केस में कहा कि ये लेजिटिमेट डिसेंट को कर्व करने के लिए यूज ना किया जाए और एक सेडिशन के प्रॉक्सी के फॉर्म में यूज ना हो, ये श्योर करना बहुत जरूरी है। तो कोर्ट का एक्टिव रोल बहुत जरूरी है यहाँ पे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है यहाँ पे? एक गाइडलाइन क्राफ्ट कर सकता है जो बाउंड्री बता देगा फॉर द टर्म्स यूज अंडर सेक्शन 152।
क्योंकि बाउंड्रीज ही तो अगर डिफाइन हो गए तो मिसयूज खत्म हो जाएगा। और ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है पहले, जैसे कि अरेस्ट वर्ड को लेकर। सो अरेस्ट वर्ड हैज बीन डिफाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट वेरी वेल इन डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस। तो वो वाला पार्ट आपको एक देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा? कंक्लूजन की जहां तक बात आती है तो आपको क्या समझना है कि कल के पेपर में ही दिया हुआ था, और आप भी ऐसे न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस है आपको पहले ही बताया उसको यूज करो। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड liberal space to thought, beliefs and expression and to subject them to all to unimpeded, especially in the age of social media। यानी कि बिना रुकावट, बिना रिस्ट्रिक्शन के आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो चीजें हैं, उसको क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए मौका, लिबरल स्पेस एक्सप्रेस होने का। और एक कोर्ट का जजमेंट आप देखोगे यूएस के, तो जस्टिस होम्स ने वहां पे एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट कही थी, बिकॉज ऑफ द बेस्ट टेस्ट of truth will always be the potential of an idea to get itself accepted in a democratic and diverse society। तो अगर कोई चीज सच में सही है, वो किस पे डिपेंड करेगा और किसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा बहुत अच्छे से, कि उसकी पोटेंशियल कितनी है कि वो एक्सेप्ट हो रहा है उस डेमोक्रेटिक और डाइवर्स सोसाइटी में। अगर एक्सेप्ट हो रहा है, दैट मीन्स दैट आइडियाज ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट आइडिया वाज सब्जेक्ट टू बी एक्सेप्टेड। और यही तो डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरती है। तो इस चीज को सप्रेस करते हुए ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ समथिंग व्हिच कैन हैपन एंड देयर इज नो कॉजल रिलेशन, देयर इज नो एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस, शुड नॉट बी डन। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड करोगे और सेडिशन के बारे में सब्मिशन। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, और जो भी न्यूज़पेपर में चीज था ना वो सारा आपको इसी आंसर में मिल जाएगा। इस कोई न्यूज़पेपर को यूज करते हुए आंसर को फ्रेम किया गया, जैसे आपको दिखा देते एक बार, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस एडिटोरियल में। सेक्शन 152 का डेफिनेशन है, ठीक है। केदारनाथ सिंह केस के बारे में जिक्र यहाँ पे होगा, ठीक है। बलवंत सिंह केस का जिक्र होगा, जहाँ स्लोगन वाली बात हमने कही थी, केदारनाथ सिंह यहाँ पे रहा, ठीक है। डीके बासु जहाँ पे अरेस्ट वाला गाइडलाइन सजेस्ट किया गया था, तो वो सारा कुछ इसमें हम इंक्लूड करके आंसर आपको लिखवाया हुआ, ठीक है ना। तो यहीं से, और ये देखिए आपको कंक्लूजन जो यहाँ पे है वो यही यूज किया है, इट इज ये वाला पार्ट पूरा कंक्लूजन के लिए यूज किया होगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।